नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। WHO ने 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना शुरू किया और दुनिया में हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम थी डिप्रेशन लेट्स टॉक, यानी कि अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप अवसाद के शिकार हैं तो बात कीजिए, खामोश मत रहिए, क्योंकि अगर आप खामोश रहते हैं तो फिर वो डिप्रेशन या वो अवसाद और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन 7 अप्रैल से बस कुछ ही दिन पहले 3 अप्रैल को मुंबई में एक 24 साल के लड़के अर्जुन भारद्वाज ने होटल की 19वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो डिप्रेस था। आत्महत्या की पूरी घटना को उसने फेसबुक पर लाइव किया। डिप्रेशन का दायरा बहुत बढ़ गया है। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर कर्ज में डूबे हुए किसान, दफ्तरों में मानसिक तनाव से रूबरू होने वाले लोग, परिवार, निजी रिश्तों के तनाव तक, ये तमाम वजह है डिप्रेशन की। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में शायद 36% लोग जिंदगी के किसी न किसी दौर में डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। और डिप्रेशन के जो मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ये 18% की इसमें रफ्तार पकड़ी, 18% बढ़े हैं ये केसेस। मैं इस पर आज चर्चा करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या और बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न बन के उभर रहा है, क्योंकि दुनिया में भी लगभग 4.4% है दुनिया की आबादी का जो कि डिप्रेस्ड है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर निमेश देसाई हैं जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। हमारे साथ कमला भसीन है, सामाजिक कार्यकर्ता। डिप्रेशन को इन्होंने अपनी फैमिली में झेला है। डॉक्टर एस के खंडेलवाल हैं, पूर्व HOD साइकियाट्री एम्स। डॉक्टर संदीप राणा, प्रोफेसर साइकोलॉजी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। ध्रुव सांगरी, सूफी गायक, वो बताएंगे कि कैसे संगीत आपको डिप्रेशन से दूर ले जाता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं OB पर डॉक्टर DR सानी, पूर्व प्रिंसिपल DPS RK-पुरम। इसके अलावा 2 लोग हैं जो कि डिप्रेशन को झेल चुके हैं, उससे गुजरे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि उबर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर आफ्ताब हैं और महेश पोद्दार मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर निमेश देसाई, ये डिप्रेशन पिछले कुछ सालों में आप बता रहे थे कि बहुत तेजी से बढ़ा है, करीब 18% की इसमें ग्रोथ आई है। तो इसकी वजह क्या आपको लगती है? क्या ये कि लोग अब आके सामने बात करते हैं इस बारे में, इसलिए पता चल रहा है? ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि आम जनता में सरकारी तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से और समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से चूंकि जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई है और चेतना और जागरूकता अपने आप समाज में बढ़ी है, तो ज्यादा लोग पहले के मुकाबले बाहर आते हैं, मदद मांगते हैं। तो सिर्फ हॉस्पिटल डेटा से न निष्कर्ष निकाला जाए, लेकिन जो फील्ड डेटा है, समाज में जो रेट पाया जाता है, उसे निष्कर्ष ये निकलता है कि शहरीकरण और पाश्चात्य के साथ डिप्रेशन की तादाद बढ़ी है। यकीनन जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन है वो नहीं बढ़ता है, वो दुनिया में करीब वही रहता है जो जेनेटिक डिप्रेशन है। लेकिन जो सामाजिक कारणों से डिप्रेशन बनता है उसकी तादाद घटती बढ़ती है हालात के मुताबिक। जी, सामाजिक कारणों से डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो मतलब क्या कि समाज में जो एक रिश्तों से लोग बंधे हुए थे वो कुछ बिखरते जा रहे हैं। कमला जी, आपने अपने घर में इस चीज को देखा है, तो आप हमें अपने बताएंगी तजुर्बा कि ये जिस तकलीफ को आपने झेला उसको कैसे, उससे आप गुजरी हैं? सबसे पहले तो मैं नगमा NDTV को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस बहुत ही अहम मुद्दे पर आप बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो WHO ने कहा है बातचीत करो जी, तो आप लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं हम सबके साथ, ये बहुत ज़रूरी है जी। इस बीमारी ने मेरी ज़िंदगी में तो जो खलबली मचाई है वो इस ज़िंदगी में तो वो मिटेगी नहीं। मेरी 27 साल की बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रही थी ऑन अ फुल फेलोशिप। यहाँ से यहाँ सेंट स्टीफन से पढ़ के गई, मास्टर्स ऑक्सफोर्ड से किया। डिप्रेशन हुआ, बड़े मुश्किल से उसको परसुएड किया कि भाई दवाई ले लो, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो मेरी विल पावर है, मैं उसको ठीक कर लूंगी जी। उसने दवाई लेना शुरू किया, उसके बाद वो ठीक हो गई और उसने दवाई लेना बंद कर दिया। और पहली ही कोशिश में उसने, वो लंदन में थी और वो कामयाब हो गई अपनी जिंदगी लेने में। और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, तो मैं उसके साथ जूझ रही हूँ। और एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी कि वो लंदन में थी और आप यहाँ थी जी। परिवार तो हाँ। वो जो हमने बात की कि परिवार का साथ या बातचीत करना, वहाँ दोस्त होंगे लेकिन वो अपनापन या जो एक सुकून होता है परिवार के साथ रहने का, शायद वो नहीं रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ ऐसा था। उसका एक बहुत ही खूबसूरत
रिश्ता था। वो अपनी पीएचडी में एक्सीलेंस उसने उस साल लिया, लेकिन जैसा अभी निमेश भाई ने बताया कि इसमें दो चीजें बहुत होती हैं, एक होता है सोशल रीजन और दूसरा है बायोलॉजिकल जेनेटिक। मुझे लगता है कि उसकी बीमारी वो थी, शायद जेनेटिक भी थी क्योंकि उसके पिता को जी ये बीमारी थी। तो मुझे लगता है, और फिर दूसरी बात यह है कि हम इन लोगों को रोक कर घर नहीं बैठा सकते। जी जी, और ये बहुत अहम बात समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर, और तमाम लोग जो देख रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल जेनेटिक भी हो सकती है, ये सोशल भी हो सकती है। तो जेनेटिक और जो सोशल, उसमें डिफरेंस कैसे आप समझ पाते हैं? और दूसरे कि हम लोग बहुत लूजली इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, हल्की सी भी बात होती है तो लोग कह देते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, आज डिप्रेस्ड हैं, उदास महसूस करते हैं तो डिप्रेस्ड हैं। उदासी में और डिप्रेशन में फर्क क्या है, और इन दोनों का फर्क होगा कैसे कि सोशल है या बायोलॉजिकल है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी डिप्रेशन एक सिंगल फैक्टर से नहीं होती है। हम मानते हैं कि डिप्रेशन की बीमारी मल्टीफैक्टोरियल है, कई तरह के उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक बायोलॉजिकल है जिसको जेनेटिक कहते हैं जी। दूसरा उसमें और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं, फिर पर्सनल रीजंस होते हैं, फैमिली रीजंस होते हैं और सोशल रीजंस होते हैं जी। और कई बार जो पूरे नेशनल रीजंस होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि किसी भी जनसंख्या के लोगों का किसी भी क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरना वो एक कारण हो जाता है, या जैसे डिजास्टर वाली स्थिति होती है, डिजास्टर के बाद हमने देखा है कि डिप्रेशन की संख्या बढ़ जाती है उस पॉपुलेशन में। बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा, या तो कोई ट्रॉमा हो या कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो तो पूरी की पूरी आबादी कह सकते हैं कि चाहे वो एक व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो पूरे उस माहौल में रहने वालों के लिए हो जी। जो आपने पूछा कि उदासी एक साधारण उदासी कब है और वो बीमारी की अवस्था में कब बदल गई, हम सब थोड़ा बहुत कभी ना कभी उदासी महसूस करते हैं। कोई हमारे साथ अच्छी बात ना हो, हम उदास हो जाते हैं। किसी के घर ग्रीफ जैसे डेथ हो जाए तब हम ग्रीफ महसूस करते हैं जी। लेकिन हम नेचुरल प्रोसेस से उनसे बाहर निकल आते हैं। जब डिप्रेशन के कुछ जो लक्षण है जिसका हम आगे चर्चा करेंगे, वो अगर लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा बने रहें, जिसमें उस व्यक्ति की कार्य काज करने की क्षमता में भारी नुकसान हो जी। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात सोचे या दूसरों के लिए नुकसान बन जाए, उस अवस्था को हम डिप्रेशन की बीमारी मानते हैं और उसके लिए इलाज होना जरूरी है जी। मैं आपके पास वापस आऊंगी डॉक्टर साहब। मैं इस वक्त डॉक्टर सैनी साहब के पास जाना चाहती हूँ, पूर्व प्रिंसिपल हैं आर के पुरम के। सैनी साहब, कमला भसीन हमारे साथ स्टूडियो में है, उन्होंने अपना जो जाति, उनका एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हुई, उसको हमारे साथ साझा किया। उन्होंने अपनी बेटी को खोया इस बीमारी में। आपके साथ आपने भी अपना एक रिश्ता खोया है इस बीमारी की वजह से। आप हमें बताएंगे कि क्या वजह रही थी इस डिप्रेशन की, या कि इंसान अपनी जान ले ले, क्या हुआ था आपके घर में? ऐसा है कि इस बारे में कुछ कहने के उस स्थिति में हम हैं नहीं जी। क्योंकि अंदर ही अंदर से सोचते रहते हैं बच्चे और पता नहीं लगता कि क्या सोचते हैं। और जो पेरेंट हैं वो भी सोचते हैं कि भाई अब समझदार हो गए हैं, तो इसलिए कोई विशेष ध्यान नहीं देने से, और वो डायरेक्ट मेरे ख्याल से आदमी स्पोर्ट्स खेलता हो, संगीत खेलता हो, तो उससे थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन इस बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता और हम अभी भी इसको समझ नहीं पाए कि कारण क्या है। जी जी। आप महेश भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। महेश, आपके साथ ये पहले एक तो बात यह है कि जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन, इसको लोग समझते ही नहीं थे। मेंटल हेल्थ का मतलब कि या तो कोई अपना दिमागी बैलेंस खो बैठा हो, बस यही समझते थे दिमागी बीमारी का मतलब। पर ये और डिप्रेशन या उदासी, अवसाद, ये सब बहुत मामूली चीजें थी, लेकिन लोगों की जान जा रही है इस वजह से। ये इतना गंभीर रूप ले रही है, ये समझना ये बहुत अहम है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो लोग इससे गुजरे हैं, अगर वो सामने आकर बात करें तो बाकी लोग जिनमें कहीं ये बीमारी पनप रही होगी, उनको इससे कुछ राहत मिलेगी, वो समझ पाएंगे। तो महेश, आप हमें बताएंगे आपके साथ क्या हुआ? मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो लोग इस दौर से गुजर चुके हैं या जिन्होंने डिप्रेशन को भोगा है जी, वो अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करें, दूसरों से बताएं, तो हो सकता है कि कुछ लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करें और आगे होने वाली समस्या का समाधान निकल सके। मेरी एक बेटी थी, मिनी, एक ही इकलौती बेटी थी जिसको मैंने खो दिया है। उसने सुसाइड किया।
उसके सुसाइड के कई कारण, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था जो हम समझ पाए एज ए पेरेंट, एग्ज़ाम रिजल्ट्स का। एग्ज़ाम सभी बच्चों के हो चुके हैं, इसके बाद में रिजल्ट्स आएंगे जून में। वो जिस कॉलेज में अपना एडमिशन चाहती थी उस कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पाया और कुछ मार्कों से उसका एडमिशन नहीं हुआ। हालांकि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लेकिन जो वो चाहती थी वो स्कोर वो कर नहीं पाई। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, फिर भी वो नहीं चाहते कि हम एक लेवल तक पहुंच, उनका एक अपना खुद का एक मापदंड होता है, उस मापदंड पे वो खड़े नहीं हो पाता, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स उसके अनुसार नहीं आते हैं। तो उस केसेस में जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके के हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और वो कुछ मार्कों से या कुछ इससे रह जाते हैं, उस केस में वो अपने आप को एक डिफीटेड फील करते हैं कि हम एक फेल हो गए हैं। उस तरह का उसका एक सोचना रह गया था मिनी का। हालांकि बहुत अच्छे मार्क थे, फिर भी मिनी ने इस तरह से सोचा और उसने एक गलत रास्ता अपनाया। मुझे खुद इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं था उसके होने के सुसाइड के पहले, लेकिन जब हो गया तब मैं सबसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भैया हमें बताइए कि हमने क्या गलती की। हम अपने इकलौती संतान को हम खो चुके हैं। हमारी इतनी अच्छी एक ही इकलौती संतान थी जिसकी हम सब तरह से मदद करना चाहते थे, लेकिन हम मदद नहीं कर पाए। इट वॉज ए क्राई ऑफ हेल्प जो ये कहते हैं। उसने कई अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हुई है, उसमें से एक कविता मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सुने यहाँ पर, जिससे कि एक मालूम पड़ेगा मानसिकता क्या होती है एक डिप्रेस्ड बच्चे की। ये एक कविता उसने लिखी है, इंग्लिश में है हालांकि, एग्जाम्स पर। क्या एक द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इफ एवर इट वाज टू बी, इट वुड बी नो एग्जाम्स, ओह वी वुड फील सो फ्री, then we wouldn't be forced to study for days all together without playing with our friends or even enjoying the good weather। इसके बाद में वही कविता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, जो कि आम जनता को शायद इतना पता नहीं है। हमारे शिक्षक हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी इन लक्षणों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं खुद इस लक्षणों को नहीं समझ पाया। जी, बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इस कविता को और अपने तजुर्बे को साझा किया। मैं वापस आऊंगी आपके पास, बट जो आप बात आपने अभी कही, मुझे उससे डर लग रहा है, क्योंकि एग्जाम्स को लोग, पेरेंट्स, माँ बाप समझाते हैं बच्चों को कि कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे, पर अगर वो दिमाग में इतना असर कर जाए कि कोई अपनी जान दे देता है, तो मैं समझना चाहूंगी कि इस तरह का खौफ पैदा हो सकता है, इतना डर रहता है बच्चों को। इसकी वजह ये थी, किसी और की वजह कुछ और हो सकती है। महेश जी कह रहे हैं कि वजह हम समझ नहीं पाए, माँ बाप बहुत हेल्पलेस होते हैं। कमला जी के साथ कुछ और होगा, सैनी साहब के साथ कुछ और होगा, कि क्या वजह आप कहाँ गलत कर रहे हैं, इसको समझे कैसे, क्या सिम्टम्स दिखते हैं। नगमा जी, मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो प्रिवेंशन कैसे हो, बचाव कैसे हो हमें, जैसे ये अभी एग्जामिनेशन स्ट्रेस के बारे में बात हुआ, मिनी का केस था जो बताया इन्होंने, कि हमारे शिक्षण संस्थानों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों, जैसे कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग सेल्स हों, जहां हम स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाएं बच्चे की और उसी दिशा में उसको हम गाइड कर पाएं। जब तक हम उसकी यूनिकनेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उसको बेहतर गाइडेंस नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो पीयर प्रेशर में किसी की देखा देखी कोई चुनाव हम कर लेते हैं किसी चीज का, और उसमें आगे हम बहुत अच्छे से कई बार नहीं भी बढ़ पाते। दूसरा ये है कि जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल हैं, मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में हमने एक सर्वे किया आरटीआई के माध्यम से पूरे देश में। 300 इंस्टीट्यूशंस का वो सर्वे था। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल वहां पर कहीं फंक्शनल नहीं है, और इवन कई इंस्टीट्यूशंस में तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पैनल पे भी नहीं है। आपको लगता है कि अब ये कुछ फिर भी बढ़ा है? क्योंकि मैं हर एग्जाम के पहले देखती हूँ, 10th के एग्जाम के पहले, 12th के एग्जाम के पहले, कि फोन कॉल पे आप हम टीवी पे शोज करते हैं, वो तमाम चीजें हो रही हैं। सिर्फ हम एकेडमिक आउटकम से ये ना समझें कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दाखिला हो गया और हमें लगता है सब कुछ बेहतर हो रहा है, कहीं ना कहीं सीखने सिखाने के तरीकों में हमें लाइफ स्किल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमें कुछ वातावरण बनाना पड़ेगा? क्या अब वो हेल्प जो है वो ज्यादा मिल रही है बच्चों को? अब मैं एक फैक्टर की बात करूं, मान लीजिए सिर्फ एग्जाम के स्ट्रेस की बात करें, तो जैसे बात करने के लिए पहले नहीं है कोई, या आप किसके पास जाएं, या काउंसलिंग नहीं है, पर क्या अब वो फैसिलिटी बढ़ी है कि आप
साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, बात कर सकते हैं? नगमा जी, फैसिलिटी मिलना शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हमारे दोस्त ने बताया, अभी तक बहुत कम मात्रा में है। एक उसकी मात्रा कम है, वहां तक कैसे पहुंचना उसके बारे में जानकारी कम है, और स्टिग्मा और झिझक तो है ही मदद मांगने से। तो शुरुआत जरूर हुई है, कुछ टीवी चैनल्स, कुछ समाजसेवी संस्थाएं, कुछ सरकारी अस्पताल, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने ये भी पढ़ा कि जो हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, जो मेडिकल हेल्प मिल सकती है ऐसे पेशेंट्स को, उसमें बहुत कमी है। आप हमें बताएंगे कि हिंदुस्तान की क्या स्थिति है पर पेशेंट, यानी एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट हैं? साइकियाट्रिस्ट की, मनोचिकित्सकों की, मनोवैज्ञानिकों की कमी है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं युवावस्था में, किशोरावस्था में, शिक्षा से संबंधित, या कुछ महिलाओं में, कुछ पुरुषों में, एडल्ट एज में, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के रिलेटेड, जी, यहां शायद उतनी जरूरत नहीं है स्पेशलिस्ट की, यहां जरूरत है काउंसलर्स की और समाज के सोचने के ढांचा बदलने की। और काउंसलर्स की जरूरत भी इसलिए है क्या कि समाज या परिवार जो है वो उसमें कोई लोग बचे नहीं है कि बात करें किससे आप। जो पुराने वक्त में बहुत सारा ढाढ़स और रीएश्योरेंस अलग अलग जगह से मिल जाता था, वो अब कम होने लगा है। हमारी जो दौड़ है सफलता की तरफ, चाहे वो मटेरियलिस्टिक एक्विजिशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल सक्सेस हो, जैसे ये बता रहे थे भाई पेरेंट, नंबर ऑफ मार्क्स अचीव, परसेंटेज अचीव, तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, व्हाइल कंपटीशन इज गुड इन द 21st सेंचुरी, ये प्रतिस्पर्धा और ये महत्वाकांक्षा ही वो निराशा लाती है। अगर संक्षेप में कहें, से ज्यादा महत्वाकांक्षा, हाँ, से ज्यादा तो जो गैप रह जाता है, मैं जो चाहता हूं और मुझे जो मिल पाता है, ये गैप अक्सर डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट कर जाता है। उसको समझना जरूरी है कि वो गैप आपकी जिंदगी में जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप वहां पहुंच जाएं। हर एक व्यक्ति वहां पहुंचे और लगातार वहीं बना रहे। जैसे हमारे भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। आपके पास 1 मिनट ब्रेक भी लेंगे, उसके पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। आफ्ताब के, आप शायद उन लोगों में से हैं जो इससे उबर पाए हैं, तो आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ था आपको, कैसे आपको ये पता समझ में आया कि आप बहुत डिप्रेस्ड थे और आपने क्या इलाज उसके लिए लिया? हमारे को ये तकलीफ हुई तो एम्स में दिखाए, मतलब बढ़िया डॉक्टर का नाम मिलने के कारण 2-3 साल। समझ में कैसे आया, क्या आपके साथ लगातार क्या हमारे को घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, ऐसा लगता था कि कुछ हो जाएगा, चाहे मर जाएंगे, चाहे ये हो जाएगा। ऐसे करते करते मुझे पता लगा, फिर दिखाए एम्स में दिखाए तो बढ़िया डॉक्टर ना मिलने के कारण हम 1-1.5 साल परेशान रहे। फिर जा करके डॉक्टर SK खंडवाल साहब को पास पहुँचे, तब जा करके वहाँ हमारा इलाज शुरू हुआ। अभी हम ठीक हैं, कभी दिक्कत होती है तो साहब के पास जा करके मिल लेते हैं। अभी हम ठीक हैं, अपना काम धंधा करते हैं। जी सब चीज। और वजह आपको क्या लगी थी, कुछ आपको समझ में आया था कि क्यों आपके साथ, क्या काम का प्रेशर था? क्या काम हमारा का प्रेशर था। हमारा भाई साहब ठेकेदार हैं पेंट POP के, तो लेबर मिस्त्री के अरेंजमेंट करना हमारा काम था। उस काम का दबाव बहुत था। उसके अब कोई काम मिल जाता था, प्रेशर मालिक देता था, तो हम सोचते थे कि कल ना हो करके आज ही हो जाइए। इसके कारण तो वो दबाव आपको महसूस हो रहा था। हाँ। तो जैसा आफ्ताब बता रहे हैं, ये जो समस्या है ये कई वजहों से हो सकती है, एक तो, और दूसरे की आफ्ताब उन खुशकिस्मत लोगों में है जिनको वक्त रहते ये समझ में आ गया कि उन्हें कोई परेशानी है और इसका इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको उदासी महसूस हो रही है तो बस आप किसी कोने में चुपचाप बैठ जाएं और वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे कि डिप्रेशन या अवसाद जो है, इसकी कम से कम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 बड़ी वजह हैं क्या, हो क्यों रहा है ये लोगों में। ब्रेक के बाद।